नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मरवाही की महाभारत पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और आज की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मरवाही उपचुनाव की जंग से जोगी परिवार पूरी तरह से बाहर हो गया है। लंबे समय बाद ऐसा होने जा रहा है जब मरवाही में चुनाव हो रहे हैं और यहां जोगी परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में नहीं होगा। आज पहले अमित जोगी और फिर बाद में उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। राज्य स्तरीय छानबीन समिति की ओर से अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने के बाद उनका नामांकन रद्द हो गया, क्योंकि मरवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और अमित जोगी के पास यहां से चुनाव लड़ने के लिए जाति संबंधी कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं है। वहीं अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के नामांकन पर भी लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों में बहस के बाद उसे निरस्त करने का फैसला किया गया। अमित जोगी ने इस फैसले के बाद कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा इसका फैसला कोर कमेटी लेगी। साथ ही उन्होंने मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात भी कही। अमित जोगी ने आरोप लगाया कि मेरे परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश हो रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार किसी का नामांकन निरस्त नहीं करती। मंत्री प्रेम साय टेकाम ने कहा राज्य स्तरीय समिति जो है छानबीन समिति फैसले को सही बताया। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सभी तरह के हथकंडे अपना रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मारवाही में अभी इस वक्त एक नया राजनीतिक परिदृश्य बनता नजर आ रहा है और अब जोगी परिवार से कोई भी मैदान में नहीं होगा, यह तय हो चुका, क्योंकि पहले अमित जोगी और उसके बाद ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है। कोर कमेटी बैठेगी, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मैं परामर्श करूंगा और उसके बाद जो भी निर्णय होता है आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा, चुनाव के मैदान से भले ही हमें आज इन्होंने गैर कानूनी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अलग कर दिया, लेकिन मरवाही के दिल से कभी भी जोगी परिवार को अलग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है। चुनाव कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं, सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी नामांकन को निरस्त किया। अब इसका तो उत्तर निर्वाचन अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वैध प्रमाण पत्र के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। ने भी डॉक्यूमेंट उसमें प्रस्तुत किए गए, उनमें जो छानबीन समिति ने जो पाया कि ये उस कवर जाति के नहीं हैं और इस कारण से उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। चलिए, तो आज JCCJ को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले अमित जोगी और उसके बाद ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ और विधि सम्मत नहीं माना जिला निर्वाचन अधिकारी ने। साफ तौर पर इस वजह से ये नामांकन निरस्त हुआ है, जैसा कि लगातार इस पर संशय बना हुआ था और जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी शुरू से लेकर अब तक, आज स्क्रूटनी के दौरान हुआ भी ऐसा ही। मारवाही उपचुनाव में अमित जोगी के बाद उनकी पत्नी ऋचा जोगी का नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्क्रूटनी के बाद खारिज किया। इसके साथ ही मरवाही विधानसभा चुनाव से छत्तीसगढ़ गठन के बाद पहली बार पूरा जोगी परिवार बाहर है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं पेंड्रा से, जहां पुष्पेश्वरी तंवर का नामांकन भी निरस्त हो गया है। JCCJ का B फॉर्म नहीं होने की वजह से नामांकन निरस्त किया गया है। यानी कि दो दूसरे जो प्रत्याशी जो थे मैदान में, उनका नामांकन भी निरस्त। पुष्पेश्वरी तंवर का भी नामांकन निरस्त हुआ है। JCCJ का B फॉर्म नहीं होने की वजह से नामांकन निरस्त हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको पेंड्रा से, जहां पुष्पेश्वरी तंवर का नामांकन निरस्त हो गया। JCCJ का B फॉर्म नहीं होने की वजह से उनका नामांकन निरस्त हुआ है। आपको बता दें, स्क्रूटनी के दौरान ये B फॉर्म होना बेहद जरूरी था और नहीं होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया।
चलो, तो मरवाही में आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है और जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन निरस्त हुआ, हमारे साथ हमारे 4 अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे 3 अतिथि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इकबाल अहमद रिजवी जी जेसीसीजे के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अटल श्रीवास्तव जी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इकबाल अहमद रिजवी जी, चूंकि आपकी पार्टी का विषय है और चूंकि अब नामांकन निरस्त हो गया है, अब आगे क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि अगर हमारा कोई भी प्रत्याशी रहता, योगी परिवार का कोई भी अगर प्रत्याशी रहता, चाहे वो अमित हो या ऋचा जोगी हो, उनके रहते में कांग्रेस चुनाव नहीं सकती थी जी। उन्होंने ये पूरा प्रयास कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो निरस्त करे जाए। और मेरा ये भी मानना है कि जो निर्वाचन अधिकारी जो स्क्रूटिनी में बैठे थे, उनके ऊपर भी दबाव था जी, वरना से कम ऋचा जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र है चलिए इकबाल अहमद जी, आपकी जो बात है उसी पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अटल श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से इकबाल अहमद रिजवी जी कह रहे हैं कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उस पर किसी तरीका दबाव था, संवैधानिक विषय है, लेकिन क्या वास्तव में जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर भी दबाव हो सकता है क्या? देखिए, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाते हैं और वो जो चुनाव आयोगों के निर्देशों का पालन करते हैं। उसका राज्य सरकार के निर्देशों से कोई संबंध नहीं होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि अमित जोगी का जो निर्वाचन रद्द हुआ है, उनके पिताजी का निर्वाचन हाई पावर कमेटी ने पहले ही रद्द कर दिया था। उस आधार पर उनको जो 2013 में सर्टिफिकेट मिला था आदिवासी कवर आदिवासी जाति का, वो अपने पिता के आधार पर मिला था। और जब उनके पिता का ही हाई पावर कमेटी ने उनके आदिवासी होने का प्रमाण रद्द कर दिया है, तो उनके बेटे का कैसे हो सकता है? उसको हाई पावर कमेटी ने निर्णय लेकर वहां पर भिजवाया चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग ने उनका आवेदन निरस्त कर दिया। जहां तक ऋचा जोगी का सवाल है, तो पूरा आदिवासी समाज जो है, आदिवासी विकास परिषद ने इस मामले में आपत्ति दर्ज कराई थी कि ऋचा जोगी जी को जो गोल्ड का सर्टिफिकेट मिला था मुंगेली से, जो उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी पेपर, उनको समय दिया गया 8 दिन का, फिर 2 दिन का समय दिया गया कि आप कोई सपोर्टिंग पेपर जमा कीजिए, पर जब उन्होंने कोई भी पेपर जमा नहीं किया अपने आदिवासी को प्रूव करने के लिए कि 40 साल 50 साल का कोई रिकॉर्ड उनके पास है, तो उनके दादा परदादा उनके कोई लोग आदिवासी समाज में थे, उसके पीछे उसका क्या कारण है। जब उन्होंने ये सब चीजें नहीं की तो उनका भी आवेदन निरस्त कर दिया गया कि फोर्जरी के तहत ये सर्टिफिकेट बनाया गया। इसमें कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस वहां चुनाव लड़ने गई है और आपको भी मालूम है कि वहां पर कांग्रेस का वो शुरू से गढ़ रहा है और कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में स्वर्गीय अजीत जोगी ने वहां अपनी जगह बनाई थी और उनकी मृत्यु के बाद ये स्थान खाली हुआ है। तो कांग्रेस तो अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रही है। हमको क्या मतलब है कि उसकी जाति में, इसके पहले जो भी लोग जाति में लैकुना छोड़ते थे, ये आरोप हम पर लग सकता है कि हमने प्रशासन का दुरुपयोग किया, पर 15 साल जिनका शासन था वो हमेशा उनको लैकुना छोड़कर उनको कानून में जगह देते थे ताकि वो कानून से बच सके। आखिर कब तक बचते? अटल जी, आप कह रहे हैं कि पारंपरिक सीट है कांग्रेस की, लेकिन अमित जोगी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जोगी परिवार का जो राजनीतिक करियर है उसको खत्म करने की साजिश है। देखिए, ऐसा कोई साजिश नहीं। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ था जोगी परिवार। जोगी जी तो खुद राजनीति में बहुत लेट आए हैं जी। 2003 में तो उन्होंने विधानसभा, 2002 में तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है। तो वो उसके पहले स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते वहां से कांग्रेस के विधायक थे, मंत्री थे। बहुत साल तक उन्होंने वहां मरवाही क्षेत्र को का नेतृत्व किया है और कांग्रेस का वो गढ़ रहा है। उनके 2001 में रामदयाल उइके की सीट छुड़वाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद वो अपना घर बताने लगे। तो ये तो खैर किसी में बेजा कब्जा की बात है। कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और आगे भी कांग्रेस का गढ़ रहेगा। चलिए श्रीचंद सुंदरानी जी से पक्ष ले लेते हैं। श्रीचंद जी, जिस तरीके से आपकी ओर से बृजमोहन अग्रवाल जी का, आपकी पार्टी की ओर से बयान आया, कांग्रेस का हथकंडा, किस हथकंडे की बात कर रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस शुरू दिन से अलग अलग हथकंडे अपना रही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कराने की बात, ये भी एक हथकंडा है।
कहीं न कहीं जिस प्रकार विरोधी पार्टी के कैंडिडेट अमित जोगी जी का नामांकन 2013 में कांग्रेस पार्टी ने ही मरवाई से टिकट दिया था अमित जोगी को, और आदिवासी सीट पे अमित जोगी को ही मार्ग प्रशस्त किया था इन्होंने लड़ने का। फिर आज ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा होगी कि ऋचा जोगी अमित जोगी का नामांकन रद्द कर दिया गया। हालांकि हमारा जोगी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र की हत्या करना ये भी एक गलत परंपरा है। और जहाँ तक जिस प्रकार से शुरू से ही कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे थे कि सीधा मुकाबला होगा कि त्रिकोणी होगा, ये तो नामांकन के बाद ही पता चलेगा, ऐसी कभी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं बनी, पहली बार इस प्रकार की परिस्थितियां बनी है। कहीं न कहीं कांग्रेस घबराई हुई, कांग्रेस चुनाव से भागती नजर आई, कहीं न कहीं कांग्रेस सत्ता के दम पर मदमस्त हाथी पर सवार होकर ये चुनाव जीतना चाहती है, केंद्र को बताना चाहती है कि देखिए अब पूरी तरह से राहुल गांधी और सोनिया जी के नज़र में ये दिखाना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारा प्रभुत्व इतना बढ़ गया कि हमने 70वीं सीट जीती है। ये इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते, किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतने के लिए चाहे जो हथकंडे अपनाने पड़े, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना पड़े, धन बल की बरसात की जाए, सारे हथकंडे अपनाकर ये चुनाव को कैसे भी जीतना चाहते हैं। चलिए, तो वास्तव में हथकंडा है कि केवल वजह कुछ और है, और जिस तरीके से अब परिस्थितियां बदली, क्या कुछ इसमें हो सकता है, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो मरवाही में आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के साथ एक नया बवाल शुरू हुआ। अमित जोगी के नामांकन पत्र के निरस्तीकरण के बाद अब वहां पर ऋचा जोगी का नामांकन पत्र भी निरस्त हुआ। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 3 जो अतिथि हमारे साथ बने हुए हैं। इकबाल अहमद रिजवी जी, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरीके से श्रीचंद सुंदरानी जी कह रहे थे, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी बात उन्होंने कही कि जब कांग्रेस से अमित जोगी को टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। अभी क्या ऐसी परिस्थिति बनी है कि अमित जोगी का नामांकन निरस्त हुआ? पहली बात। दूसरी बात, आप कोर्ट जाने की बात करें, कोर्ट में किस तरीके से बात रखेंगे? देखिए, कोर्ट में जाने की बात तो ये है कि जिस तरह से ये नामांकन को रद्द किया गया है उसके खिलाफ जाएंगे, जाति प्रमाण पत्र को जो इन्होंने नकार दिया उसके खिलाफ जाएंगे, और जोगी जी के जाति का जो फैसला रुका हुआ है, हमारा प्रयास ये होगा कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि स्थिति क्लियर हो जाए। और अगर उस मामले में जोगी जी जीतते हैं या उनको आदिवासी माना जाता है, तो ये जो इनका जो छटनी में इनका जो नाम काटा गया है वो पूरा का पूरा चुनाव अवैध हो जाएगा और पूरा चुनाव फिर से लड़ना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि मरवाही जो है वो जोगी का परिवार है, और जोगी जी वहां से कांग्रेस से भी जीते हैं और अपनी नई पार्टी जेसीसी से हल चलाता किसान से भी वो जीते हैं और उतने ही वोट से जीते हैं। मतलब ये है कि कांग्रेस से खड़े हुए तो भी उतने ही वोट से जीते और जेसीसी जे से खड़े हुए तो भी उतने ही वोट से जीते। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता जोगी जी को चाहती है, ना कि पार्टी को। जी, तो वो जो वहां का जो उन लोग का परिवार है, क्योंकि वो जोगी जी उनके सुख दुख के साथी थे। वहां कोई बीमार पड़ता था उसका इलाज करवाते थे, वहां किसी को परेशानी होती थी उसकी परेशानी की शंका का समाधान करते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो रद्द किए गए हैं, इसका अगर उन लोगों में ये भावना जागृत हुई कि कांग्रेस ने जानबूझ करके इनको रद्द किया है, नहीं, बीजेपी ने हथकंडे की बात कही है। इकबाल अहमद रिजवी जी, हथकंडे की बात बीजेपी कह रही है। क्या ये जो सवाल है श्रीचंद सुंदरानी जी का कि वही अमित जोगी को कांग्रेस से भी टिकट मिलती है, वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, वही पार्टी, लेकिन आज परिस्थिति बदली क्योंकि वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर मिलती ना जकांश से, अगर उनका स्टैंड करता जाति का प्रमाण पत्र, जिसको के जबरदस्ती काटा गया है, जबरदस्ती उसको निरस्त किया गया है। और जहां तक ऋचा जोगी का सवाल है, ऋचा जोगी का सर्टिफिकेट तो निलंबित है, रद्द नहीं हुआ है, निरस्त नहीं हुआ है। आप निलंबन में और रद्द में अंतर समझते हैं, मैं मान के चलता हूँ। मतलब वो कलेक्टर साहब और जो निर्वाचन अधिकारी है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सस्पेंशन में और रिजेक्शन में अंतर नहीं समझते हैं। आपको एक वाकया बताऊं मैं कि माननीय आदरणीय हमारे स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जी 79 में चुनाव लड़े थे महासमुंद से। उस समय के पहले उनको 2 साल की सजा हो चुकी थी किस्सा कुर्सी में।
चलिए तो उन्होंने इकबाल नामांकन अहमद रिजवी जी आपको रोकूंगा, यहाँ पर अपन इतिहास में चलेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, मरवाही उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 6 लोगों का नामांकन निरस्त हुआ है। अमित और ऋचा जोगी का नामांकन निरस्त हुआ है। पुष्पेश्वरी तंवर, मूलचंद कुशराम का भी नामांकन निरस्त हुआ है। ओमकरण पोर्ते और गुलाब सिंह का भी नामांकन निरस्त हो गया है। तो मरवाही में अब 13 प्रत्याशियों का नामांकन वैध माना गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारवाही उपचुनाव से जुड़ी 6 लोगों का नामांकन निरस्त हो चुका है। अमित और ऋचा जोगी के अलावा पुष्पेश्वरी तंवर और मूलचंद कुशराम का भी नामांकन निरस्त कर दिया गया है। ओमकरण पोर्ते और गुलाब सिंह का भी नामांकन निरस्त हुआ है। शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या जानकारी? मरवाही उपचुनाव को लेकर 19 लोगों ने 29 सेट में नामांकन दाखिल किया था, जिसमें दोपहर को अमित जोगी और ऋचा जोगी के नामांकन निरस्त हो गए थे। पर अब 4 अन्य लोगों के भी नामांकन निरस्त हुए हैं, जिसमें एनसीपी के गुलाब सिंह का भी नाम है। क्योंकि गुलाब सिंह को बी फॉर्म नहीं जमा हुआ था, इस वजह से निरस्त किया गया है। इसके अलावा ओमकरण पोर्ते, मूलचंद कुशराम और पुष्पेश्वरी तंवर, इनके भी नामांकन निरस्त किया है जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने। तो इस प्रकार अब कुल 6 लोगों के नामांकन निरस्त हो गए हैं और 13 लोगों के नामांकन वैध पाए गए हैं। जी शरद, एक चीज और स्पष्ट कीजिए आप, जेसीसी से जो 2 और प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन भरा था, उनके फॉर्म क्या बी फॉर्म नहीं मिलने की वजह से निरस्त हुए? जी बिल्कुल। पुष्पेश्वरी तंवर को ऐसा, जिन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में जेसीसीजे का जिक्र किया था, उनके तो नामांकन फॉर्म के साथ बी फॉर्म नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। चूंकि एक पार्टी के ओर से 2 बी फॉर्म जारी हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो चूंकि वो ये 2 बी फॉर्म ऋचा जोगी और अमित जोगी के नाम पे लगाए गए थे, ऐसे में पुष्पेश्वरी तंवर और एक अन्य प्रत्याशी का नामांकन बी फॉर्म नहीं होने के कारण निरस्त किया गया है। इस प्रकार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अधिकृत रूप से चुनावी मैदान से पूरी तरीके से बाहर हो गई है। चलिए शरद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त लगातार हम इस चर्चा पर भी बने हुए हैं, क्योंकि जेसीसीजे से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है और अब कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। नामांकन सभी के निरस्त हो चुके हैं। हमारे साथ इकबाल अहमद रिजवी जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से बी फॉर्म की बात है, जहां पर आपके 2 दूसरे प्रत्याशी थे, उनको बी फॉर्म उपलब्ध नहीं हुआ, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कानूनी तौर पर आप भी समझते हैं कि अगर बी फॉर्म नहीं होगा तो नामांकन निरस्त हो जाएगा। देखिए, बी फॉर्म जो उनका बी फॉर्म नहीं जानता, लेकिन इसका बी फॉर्म जमा नहीं होता है, उसे निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने की उसमें वो रहती है, उसको पात्रता रहती है, तो उसको निर्दलीय घोषित कर सकते हैं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं? प्रक्रिया थी सकता, लेकिन जी मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके फॉर्म निरस्त किए गए हैं, जिन्होंने हल्दर का या जेसीसीजे की तरफ से भरा होगा, अगर उन्होंने बी फॉर्म जमा नहीं किया गया तो उनके नाम को स्वतंत्र उम्मीदवार करके और निर्दलीय चिन्ह जी गलत देखता आ रहा हूं पिछले 40 साल से। चलिए अटल श्रीवास्तव जी से एक बार एक प्रतिक्रिया लेते हैं। अटल जी, जिस तरीके से अमित जोगी और ऋचा जोगी की बात करें, इन्होंने नामांकन भरा, ये पता था, कानून के जानकार है, अमित जोगी ने खुद कानून की पढ़ाई की है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि केवल जनता के बीच, मतदाताओं के बीच एक संदेश छोड़ना था कि जोगी परिवार का वहां पर अस्तित्व है और एक तरीके से वहां पर एक अपने लिए भी एक माहौल बनाना था? क्योंकि मालूम तो ये था कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से, वैध दस्तावेज नहीं होने की वजह से नामांकन निरस्त हो सकता है। आज देखिए, उनको मालूम था और जो उन्होंने जिस तरीके से सर्टिफिकेट बनाया था वो अपने आप में डाउटफुल था जी। और जिस तरीके से हाई पावर कमेटी ने अपना निर्णय लिया, जिला स्तरीय छानबीन समिति ने अपना निर्णय लिया, वो कानून सम्मत था। तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो जो चलिए, हमारा संपर्क इस वक्त अटल जी से टूटा है। श्रीचंद सुंदरानी जी से प्रतिक्रिया लेंगे। श्रीचंद जी, चलिए, इस वक्त हम आपको बता दें कि जेसीसीजे को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि उनके जो 4 प्रत्याशी थे उनके नामांकन रद्द हुए हैं। अटल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल जी, आप बता रहे थे, तो क्या हम ये माने कि अमित जोगी और जेसीसीजे जो जिस मंसूबे पर चल रही थी वो मंसूबा कामयाब हुआ, क्योंकि मतदाताओं के बीच एक संदेश दे रहा था कि जोगी परिवार को जानबूझकर लड़ने नहीं दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, अभी इकबाल अहमद रिजवी जी कह रहे थे, बहुत विद्वान वकील हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। अगर आप अपना नामांकन किसी राजनीतिक पार्टी के निशान पर भरते हैं कि मेरे को निशान पंजा या कमल मिले या मुझे
कोई दूसरा निशान मिले, हाथी मिले, और या फिर आप एक निर्दलीय भरते हैं कि मैं एक निर्दलीय के हैसियत से, अगर आपने किसी रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी से अपना फॉर्म भरा है और आपका भी फॉर्म नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट माना जाता है। और अगर आपने निर्दलीय के हैसियत से भरना है तो इकबाल अहमद रिजवी जी शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि चुनाव आयोग के नियम में थोड़ा बदलाव हुआ है, इसलिए उनके बाकी दोनों कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने छचका से ही अपना फॉर्म मांगा था। चलिए अटल जी आपको यहाँ पर रोकूंगा, अटल जी आपको रोकूंगा, वक्त बहुत कम है। श्री चंद्रशेखर जी आपसे एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस सोच के साथ जेसीसी अमित जोगी आगे बढ़ रहे थे, उनको मालूम था कि नामांकन निरस्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नामांकन भरा। क्या जनता के बीच संदेश देना उनका कामयाब रहा कि वो जोगी परिवार को अलग किया जा रहा है चुनाव से? सुंदरानी जी। नहीं, निश्चित रूप से वो सहानुभूति लेना चाहते हैं और वो नामांकन निरस्त होने के बाद भी कहीं न कहीं वो क्षेत्र में सहानुभूति की स्थिति में हैं भी। और भारतीय जनता पार्टी को अब सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। जब जोगी जी नहीं थे मैदान में तो 1998 का चुनाव रामदयाल उइके जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीते थे, बाद में उनसे इस्तीफा दिला के जोगी जी चुनाव लड़े। तो अब तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह सीधी आसान हो गई। चलिए, बीजेपी का अपना दावा, कांग्रेस का अपना दावा, लेकिन इन सब के बीच आज जब नामांकन निरस्त हुआ तो एक नया राजनीतिक परिदृश्य मरवाई में साफ तौर पर बनता नजर आ रहा है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।